प्राकृत संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या क्या होती है बच्चों, ठीक है, तो एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर जो संख्या कहाँ तक जाती हैं, अनंत तक, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। आगे हम बात करें पूर्ण संख्याओं की, जिनको अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर। तो वो क्या होती हैं कि शून्य से लेकर जो अनंत तक की संख्या है, शून्य से लेकर जो अनंत तक की संख्या हैं, उनको हम बच्चे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पूर्ण संख्या कहते हैं। आगे हम बात करें हमारा थर्ड नंबर का, जो हमारा है वो क्या है, हमारा पूर्णांक। क्या है बच्चों, पूर्णांक, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीजर्स। तो वो संख्या क्या होती हैं कि जो संख्या अनंत से होती है स्टार्ट और अनंत तक ही समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। या इसको ऐसा बोला जाए कि भाई जो ऋणात्मक अनंत से शून्य तक हो और शून्य से कहाँ तक हो, अनंत तक, ऋणात्मक अनंत से कहाँ तक हो, शून्य तक, और शून्य से कहाँ तक हो, अनंत तक। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला हमारा है परिमेय संख्या के बारे में बात करें, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेशनल नंबर। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम a/b, ठीक है, और जहाँ पर b बराबर 0 ना हो के रूप में जिसको हम लिख सकें, वे संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 4/1, ठीक है, क्योंकि बटा मतलब होता है भाग, और नीचे वाले से हम भाग देंगे ऊपर वाले में तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से आपको 4/1, 5/2 और 5/6 आपको दिया गया है। अगला है हमारा अपरिमेय संख्याएं। तो वे सभी संख्याएं जिसको हम p/q के रूप में या a/b के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमें दिया है करनी 2, करनी 3, करनी 5, ये सब हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखेंगे, कैसा, कि जैसे मैंने बोला कि 25 परिमेय है कि अपरिमेय है। हम जानते हैं 25 किसका वर्गमूल होता है, 5 का। तो ये जो 25 है ये रूट से बाहर निकल रहा है, कितना आ गया, 5, और 5 को लिख सकते हैं हम बटे 1 करके। तो ये √5 क्या हो गया भैया, हमारा परिमेय संख्या हो गया। कहने का मेरा मतलब ये है कि जिसको हम रूट से बाहर ना निकाल सकें, ठीक है, जो पूर्ण वर्ग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि जितनी भी आवाज़ संख्याएं होती हैं उनका जो वर्गमूल होता है उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब आवाज़ संख्या क्या होती है अभी आपको मैं आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। अगला है हमारा सम संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इवन नंबर्स। तो वो क्या होती हैं कि वे सभी प्राकृत संख्याएं जिसमें 2 से क्या हो, पूरा भाग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सम संख्या बोलते हैं। अब यदि मुझे चेक करना है कि किसी संख्या में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम कैसे चेक करेंगे। एक तो हमारे पास डायरेक्ट तरीका है, उसमें हम सीधा 2 का पूरा भाग कर दें। या एक तरीका ये है, कौन सा, ये वाला, कि उस संख्या का हम इकाई अंक देखें और देखें कि उसमें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि इन पाँचों में से कोई होता है तो वहाँ पर 2 का भाग जाएगा, और 2 का भाग जाएगा तो उस संख्या को हम क्या बोल देंगे बच्चों, उस संख्या को हम बोल देंगे सम संख्या बोल देंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, इसका अंतिम अंक क्या है, 8, इसका भी कितना अंतिम अंक 8, इसका कितना है 2, इसका कितना है 6। तो ये इनके सभी अंक इन्हीं के बीच में ही आ रहे हैं। तो इन संख्याओं के हम क्या बोलेंगे, सम संख्या। कहने का तात्पर्य ये है कि इन सभी संख्याओं में 2 का पूरा भाग गया है, तो ये संख्या कहलाएंगी सम संख्या। अब विषम संख्याओं की हम बात करें, अगला टॉपिक जो दिया है अंग्रेजी में इसको कहा जाता है ओड नंबर्स।
ठीक है। तो ये क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है सम संख्याएं। अपोजिट से मतलब कि जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, यानी ऐसी प्राकृत संख्याएं जो कि क्या हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, उन संख्याओं को हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं। इनको भी हम कुछ सेकंडों में चेक कर सकते हैं। केवल हमें क्या करना है, उसका इकाई अंक चेक करना है संख्या का, और हमें ये देखना है कि उस संख्या का इकाई अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बोला 3719 आपको बताना है कि सम है या विषम है। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे कि उसका अंतिम अंक ये हुआ तो वो कौन सी कहलाएगी, विषम संख्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसका अंतिम अंक क्या है, 9। क्या है, 9। तो इसको हम क्या बोल देंगे प्यारे बच्चों, विषम संख्या बोलेंगे। आगे हम बात करें आभाज्य संख्या की, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि वो क्या होती है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। तो वे सभी प्राकृत संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्याएं बोलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें खुद के अलावा और किसी से भाग न जाए, और किसी से भाग न जावे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, आभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7 ये सब क्या होंगी, इनमें खुद के अलावा और किसी भाग नहीं जाएगा। तो ये सब क्या है बच्चों, आभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अब आपको नोट करने वाली और महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 1 होता है वह ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य, ये ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। और सेकेंड बात यह है कि 2, केवल 2 संख्या ऐसी है ना, ये नंबर 2 है, केवल एक संख्या ऐसी है कि जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन से पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो कौन सी होती है बच्चों, 2। कौन सी होती है, 2। तो ध्यान रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2, जो कि क्या है, सम है, जो कि क्या है, सम है। आगे हम बढ़ें, अगला है हमारा प्यारे बच्चों से अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो कोई भी 2 संख्याएं जिनका यदि हम महत्तम समापवर्तक निकालें, ठीक है, उनका महत्तम समापवर्तक कितना हो, 1 हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि उनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे कि मैंने बोला 2 और 3 में कॉमन केवल क्या है, 1 है ना, क्योंकि इनमें और कुछ कॉमन नहीं है, इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से आपको आगे दी गए हैं, इनमें भी केवल एक ही क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा या फिर महत्तम समापवर्तक होगा, जिससे इनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, और आने वाले अध्याय में मैं आपको इसके बारे में विस्तार से पढ़ाऊँगा। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 2012 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है बच्चों, कि उससे एक पूर्व। जैसे मैंने बोला कि भाई 20 की, ठीक है, मैंने बोला आपको कि भाई 20 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे आप, 1 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पूर्ववर्ती 19, यानी 20 की पूर्ववर्ती कितनी है, 19। तो उसी प्रकार से हमें वो किसी का पूछ सकता है हमसे, तो हमें केवल 1 घटाकर उसको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे हमें एग्जाम्पल तौर पे दिया गया है 1015 की पूर्ववर्ती संख्या आपको निकालनी है, तो क्या करना है, आपको इससे 1 कम बतानी है। तो 1 कम क्या होगा इससे, 1014। तो 1015 की जो पूर्ववर्ती संख्या है वो क्या हो जाएगी बच्चों, 1014। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या क्या होती है, उससे एक ज़्यादा, जैसे मैंने पूछा आपसे कि 20 की परवर्ती क्या होगी, तो इसमें क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, इसमें आपको 1 जोड़ना है। तो 20 में हम 1 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 21। तो हम बोल सकते हैं कि 20 की जो परवर्ती संख्या है वो कितनी है, 21 है। इसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया है कि 4019 की परवर्ती संख्या क्या है।
तो आपको करना क्या है, उस संख्या में आपको एक जोड़ देना है। तो उसकी जो अगले वाली संख्या है यानी जो परवर्ती संख्या है उसका मान आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 4019 में आपने एक जोड़ दिया, कितना आ गया आपका 4020। ये क्या आ गई 4019 की परवर्ती संख्या। अगला हम देख लेते हैं, अगला है हमारा आरोही या अवरोही क्रम, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बात करें हम आरोही क्रम की बच्चों, तो आरोही क्रम किसे कहते हैं कि कोई भी दी गई संख्याओं को यदि हम बढ़ते क्रम में लिखें, ठीक है, यानी बढ़ते क्रम में रखें तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले करते क्या है, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर और उससे बड़ी को हम क्रमानुसार रखते हैं। मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर और सबसे बड़ी को हम आगे लिखते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखो। तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता क्रम। इस क्रम हम करते क्या है, सबसे पहले छोटी संख्या लेते हैं। तो छोटी कौन सी इन सब में, ये वाली, इसको लिख देंगे हम पहले नंबर पे। अब इनसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, इसको हम लिख देंगे। अब इनसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, और इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिखेंगे। तो ये क्या होगा, इसका आरोही क्रम। आगे हम बढ़ते हैं, इसी प्रकार से आपको आगे दिया गया है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या बोलते हैं कि दी गई संख्याओं को घटते क्रम में रखने से, घटते क्रम में रखने को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को, फिर उससे छोटी संख्या को, और फिर उससे छोटी संख्या को हम क्रमानुसार रखते हैं। जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया गया है और बोला गया है कि इनको आप अवरोही क्रम में लिखो। तो आपको लिखना कैसे है, अवरोही क्रम में क्या करते हैं हम, पहले सबसे बड़ी संख्या को हम देखते हैं। इन चारों में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, तो लिखना उसको पहले। अब इससे छोटी कौन सी है बच्चों, ये वाली है। इससे छोटी कौन सी है, ये वाली है। और सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली। तो ये क्या हुआ, इनका अवरोही क्रम। अब अभी हमने पढ़ा आवाज़ संख्याएं क्या होती हैं। आवाज़ संख्या होती है जिनमें खुद के अलावा और किसी का भाग ना जाए। लेकिन हमें मान लो कोई बड़ी संख्या दे दी गई है, जैसे कि मान लो हमें बोल दिया गया 179 हमें दिया गया और बोला गया कि अभाज्य है या नहीं। तो इसका हम पता कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो बोला गया है कि कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं, इसकी जांच हम निम्न तरीके से हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इस पहले हम कंसेप्ट समझेंगे, फिर हम सवाल सॉल्व करेंगे। तो माना हमें पता लगाना है कि दी गई संख्या p क्या है, अभाज्य। वो संख्या हमने क्या मान ली बच्चों, p मान ली, जिसके बारे में पता लगाना है कि वो भाज्य है या अभाज्य। इसके लिए पहले हम ऐसी छोटी से छोटी n का पता लगाएंगे कि n स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल टू इज p। यदि p संख्या n से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो p भाज्य अन्यथा अभाज्य। अब इसका मतलब क्या हो गया, तो मैं समझाता हूँ आपको। हमसे बोला गया है कि 179 का पता करो अभाज्य संख्या है या नहीं। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हमें करना कैसे समझेंगे हम कि हमें करना क्या है इसमें, कि हमें देखना है कि 179 जो दिया गया है उससे बड़ा, ठीक है, कौन सा स्क्वायर होता है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो 14 का 9 स्क्वायर क्या है, 179 से अधिक है। तो हमने लिख दिया 14 का स्क्वायर क्या होगा, इससे बड़ा होगा। तो हमें देखनी है जो 14 से छोटी अभाज्य संख्या है, 14 से जो छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। तो इन सबको हम देंगे भाग किसमें, 179 में। इन सबका हम भाग देकर देखेंगे कि यदि इनसे भाग जा रहा है तो किसी भी एक का भाग जा रहा है तो ये संख्या अभाज्य नहीं है। और यदि इन सब से भाग करने के बावजूद
यदि भाग नहीं गया तो वो संख्या क्या होगी, अभाज्य। तो इन सब से हम भाग करके देखते हैं तो ये संख्या क्या होती है, विभाजित नहीं होती किसी से भी। तो हम बोल सकते हैं बच्चों कि 179 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। वीडियो पसंद लाइक करें, जिसको समझ में ना आ रहा हो वीडियो को डबल से देख सकते हैं। आगे हम बात करें बच्चों जातीय मान या स्थानीय मान। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पार्ट 1 में, उसको जाकर आप देखें। यहाँ भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जातीय मान किसी भी अंक का वह स्वयं होता है, अंक होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। हमसे पूछा 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। 7 का जातीय मान 7 ही होगा। और मान लो हमें ये संख्या दी गई है और पूछा गया संख्या में कि बच्चों 35,408 में आपको 4 का जातीय मान निकालना है। तो जिस जातीय मान क्या होता है वही होता है। तो 4 का जातीय मान क्या आ गया पर बच्चों, 4 आ गया है। अब आगे हम बात करें अगले टॉपिक की, इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होता है, किसी भी अंक का वह मान कि जिस अंक पर उस अंक को लिखा जाता है, मतलब वो किस स्थान पर है, इकाई स्थान पर, दहाई स्थान पर या फिर सैकड़े के स्थान पर। तो हमें यहाँ ये देखना है कि इस संख्या में जो 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 7 किस नंबर पे, इकाई और दहाई, यानी ये जो 7 है वो दहाईवें नंबर पे है। तो हमें करना क्या है, जिसका निकालना है उसका लिखना है और देखना है कि उसके बाद कितने अंक है। कितने अंक हैं, 7 के बाद कितने अंक है बच्चों, 2 अंक है। तो लगा देंगे हम 2 0। तो ये क्या होगा हमारा आंसर। इस प्रकार यहाँ की हम बात करें, इसमें संख्या दी गई है और बोला गया है कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमें क्या लिखना है, संख्या लिखनी है जिसका पूछा गया उसका। इसके बाद यहाँ देखनी है उस संख्या के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है। तो लगा देंगे 1 0। ये क्या होगा, उस 5 का स्थानीय मान, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है। तो 5 का जातीय मान कितना हो गया, स्थानीय मान कितना हो गया, 50। इसी प्रकार से आगे आप निकाल पाएंगे। इसके लिए हम थोड़ा और बेसिक समझते हैं कि वास्तव में स्थानीय चार्ट क्या होता है। जैसे कि आपको संख्या दी गई है, मैंने बताया था आपको हमारे भारतवर्ष में संख्याओं को अलग प्रकार से बोला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग प्रकार से उनको बोला जाता है, समझा जाता है, लिखा जाता है। तो हम राष्ट्रीय मान यानी भारत में जो संख्याओं को बोला जाता है वो क्या है। जैसे हमें संख्या दी गई है तो यहाँ पे हम देखें तो इकाई अंक 3 होगा, ठीक है, दहाई 8 होगा। इस प्रकार सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख वगैरह होंगे। तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, पूछा गया है कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो मैंने बताया आपको लिखना चाहिए, ठीक है। अब 6 किस नंबर पे हमारे 10,000वें स्थान पर है। तो आप गुणा कर देंगे 10,000वें स्थान पर, तो क्या जाएगा उसका 60,000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60,000 होगा, क्योंकि उसका स्थान कौन सा है, 10वें हज़ार पर है और यहाँ पर 6 हमारे पास है। तो हम क्या बोल देंगे बच्चों, 60,000 हम बोल देंगे। इसी प्रकार से आपको अगला एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर 6, यहाँ पर भी आपको 6 का पूछा गया है। तो यहाँ पे देखना है आपको कि यहाँ पे 6 किस नंबर पर आता है, किस नंबर पर आता है, दहाई नंबर पर। तो दहाई से आप 10 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, 60। यानी 6 का यहाँ पर स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा। आगे हम बात करें इंटरनेशनल मान पर, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो मान होता है वहाँ पर संख्याओं को अलग प्रकार से बोला जाता है, लिखा जाता है। तो सब कुछ सेम ही रहता है, केवल आपको जो 1 लाख है उसके स्थान पर क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, 100,000। और जो हमारे होते हैं 100,000 के बाद हम क्या बात करेंगे, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 बिलियन। इस प्रकार से आपको लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमें संख्या दी गई है और बोला गया है कि 4 का क्या निकालो, स्थानीय मान अंतर्राष्ट्रीय मान के हिसाब से, ठीक है।
तो आपको कैसे निकालना है, लिख देंगे 4, ठीक है। फिर आपको देखना है कि 4 किस नंबर पे आता है, तो 4 किस नंबर पे आता है, मिलियन। तो मिलियन में क्या होता है भाई, है ना। तो 100,000 के बाद क्या आता है, 1 लाख के बाद क्या आता है, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा कर देंगे उतने से, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 4 मिलियन। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया था। अब हम देखते हैं, इस पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो भाई कोई अंक हमें दी जाएंगे और बोला जाएगा कि इसमें आप बड़ी संख्या और या छोटी संख्या को किस प्रकार बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको दिए कि इन अंकों को लेकर आप कोई भी छोटी संख्या बनाओ, कोई छोटी संख्या बनाओ। तो कैसे करना है बच्चों, ध्यान देंगे कि दिए गए अंकों के लिखना है आपको बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेकिन आपको एक विशेष तौर का ध्यान रखना है कि क्या ध्यान रखना है कि सबसे बाएं ओर का अंक, यानी ये जो बाएं ओर का अंक है वो शून्य नहीं होगा, प्रोग्राम में शून्य नहीं होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा। तो जैसे हमें दिए गया है, हमें लिखना है पहले इसको बढ़ते क्रम में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, शून्य। लेकिन यहाँ पे हमें शून्य को बाईं ओर नहीं लिखना है, यानी प्रथम स्थान पर बाईं ओर आपको 0 नहीं लिखना है, उसके बाद आप 0 लिखकर चल सकते हैं। तो 0 से छोटा, 0 को छोड़कर सबसे छोटा कौन सा होगा, 4, कौन सा होगा, 4। इसके बाद आप 0 लिख सकते हो, तो 0 लिख दिया। इससे बड़ा कौन सा है, 6, इससे बड़ा 7, इससे बड़ा 9। तो इस प्रकार से आप इन अंकों को लेकर ये सबसे छोटी संख्या बना सकते हो। यदि यही मैं पूछूं अगला क्वेश्चन कि इन अंकों को लेकर आप बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हो कौन सी, तो देखना है आपको कि अंकों को लिखना है आपको घटते क्रम में। मतलब पहले इनमें देखना है आपको सबसे बड़ा अंक, तो सबसे बड़ा अंक 9 था, उससे छोटा 6 था, फिर 5, फिर 3, फिर 0। तो इन अंकों से लेकर हम सबसे बड़ी संख्या या ये वाली संख्या बना सकते हैं। लेकिन आपको छोटी वाली संख्या में आपको 0 का ध्यान रखना है कि बाईं ओर 0 नहीं आएगा, जबकि बड़ी संख्या में ऐसा कोई रूल नहीं है। केवल एक ही रूल है कि उसको घटते क्रम में लिखो, या पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। वही क्या होगा, आपके सबसे बड़ी संख्या होगा उन अंकों को मिला करके। आगे हम बात करें, ये क्वेश्चन भी एडवांस क्वेश्चन है, ये भी आपसे पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम में बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। यानी 10 दशमलवीय स्थानीय मान, ठीक है। अभी तक हम वैसे नॉर्मल पढ़ रहे थे कि उस अंक को लिखो, उसमें 0 लगा दो, किस स्थान पर है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट वाला भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम बात करें इसको हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। कैसे पढ़ते हैं, 352.971, क्या पढ़ते हैं, 971। दशमलव के बाद वाले अंकों को एक एक करके ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसको, 352.971। तो दशमलव के बाद आपको देखना है ये पहले नंबर पे आएगा, उसको हम कौन सा स्थान बोलेंगे, 10वां, इसको हम बोलेंगे 100वां, इसको हम बोलेंगे 1000वां। इस प्रकार से आगे बढ़ता जाता है। अब इसी के आधार पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन में दिया गया है, बोला गया है कि एक के जातीय मान और स्थानीय मान का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि जातीय मान वही होता है, तो एक का जातीय मान कितना हो गया, 1। तो हम बात करेंगे फिर स्थानीय मान की। तो 1 कहाँ पर यहाँ पे दिया है, तो ये क्या है, 100वां हिस्सा। 100वां हिस्सा क्या होता है, यानी जिसका पूछा है उसको और किस नंबर पे, 100वें स्थान पर, तो 100 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, 0.01। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका बच्चों स्थानीय मान। हमसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों को आपका योगफल करना है। तो दोनों का आप योगफल करेंगे, कितना आ जाएगा, 1.01। ये क्या आ गया इसका योगफल, क्या आ गया बच्चों, योगफल। अब ये है हमारे व्यवस्था के नियम, इसको हम पढ़ेंगे अगली वाली वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपको या आपके
जो मित्रगण हैं उनको भी लाभ हो सके। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आपको घंटा या बेल आइकन दिया होगा, ठीक है, उसको दबा लें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो समय पर उपलब्ध हो सके। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।